मैं राकेश भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इट्स इमेजिनरी में। दोस्तों मैं जैसे आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स की जो वीडियो सीरीज है वो खत्म हो चुकी है और इसी का एक छोटा सा पार्ट और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बचता है हमारा रीट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में रीट्स क्या हैं, कौन इनको इशू करता है, किस लिए इशू करता है, कब इशू करता है, क्या रीजन इनके पीछे रहता है इशू करने का और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब बातें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिट के बारे में अगर हम सबसे पहले एक लेमैन लैंग्वेज में एक अनपढ़ व्यक्ति को अगर समझाना चाहे कि रिट क्या है, तो रिट एक सिंपल लैंग्वेज में समझे एक कोर्ट का फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है। कोर्ट का एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है जो इशू करता है किसी केस के लिए। ठीक है, क्यों इशू करता है? हो सकता है चाहे उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ हो सकता है किसी और तरह का केस हो। ठीक है, उसके लिए आदेश कोर्ट द्वारा इशू किए जाते हैं, तो उन आदेशों को हम रिट्स कहते हैं। और इनको इशू कौन करता है? जुडिशियल अथॉरिटी, हु पोजेस द अथॉरिटी टू डू सो। जिनको रिट देने की, इशू करने की अथॉरिटी दी होती है, उनके द्वारा ये रिट्स इशू किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसकी अथॉरिटी होती है, हाई कोर्ट को इसकी अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो इस तरह से जुडिशियल अथॉरिटी को इसकी इशू करने की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, What are the kinds of writs? अब रिट्स के बात करें, काइंड्स, टाइप्स देखें इसके, तो आर्टिकल 32 जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 226 जो है 5 तरह के रिट बताता है हमें। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 बताता है कि हमारे पास 5 टाइप के रिट्स होंगे जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और डिफरेंट इम्प्लीकेशन जिनकी होगी। ठीक है, जो अलग अलग सिचुएशंस में इशू किए जाएंगे और उनकी अलग से कोई इम्प्लीकेशन रहेगी। ठीक है, तो पहला जो है वो है हेबियस कॉर्पस। तो जो हेबियस कॉर्पस का जो लिटरल मीनिंग, एक हम जब मीनिंग निकालते हैं किसी चीज का फॉर्मल मीनिंग, तो उसका होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, किसी चीज की बॉडी को लाना, किसी आदमी की बॉडी को लाना। तो यहाँ पर बॉडी का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अब उसको कोर्ट के सामने क्यों पेश करना है? हो सकता है अगर वो कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन या कोई संस्था हेबियस कॉर्पस जो है फाइल करती है, हेबियस कॉर्पस मतलब केस फाइल करती है कि उस व्यक्ति को जो है अनलॉफुली डिटेन किया गया है या इम्प्रिजन्ड किया गया है, पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से जेल में डाला गया है, तो कोर्ट जो है हेबियस कॉर्पस जो है इशू करेगा। हेबियस कॉर्पस एक प्रकार का रिट इशू करेगा और वो कहेगा कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाया जाए, ताकि फिर वहां पर कोर्ट उस केस की लीगैलिटी को एग्जामिन कर सके, उस केस की लीगैलिटी को देख सके कि जो डिटेन किया गया पर्सन है वो सही तरीके से डिटेन किया गया है या उसको गलत तरीके से ऐसे ही फालतू के ही जेल में डाल दिया गया है। तो इस तरह की लीगैलिटी को जांचने के लिए जो है कोर्ट फिर आपको ऑर्डर करता है हेबियस कॉर्पस। ये पुलिस को भी कर सकता है, किसी अदर सीबीआई को या किसी अदर जैसे सीआईडी होगी उनको भी इशू कर सकता है, तो उस रिट को बोलेंगे हम हेबियस कॉर्पस। और अगर कोर्ट को फिर लगता है कि जो व्यक्ति है उसको अनलॉफुली जेल में डाला गया है, इसका मतलब कोई कसूर नहीं था, तो फिर एकदम से कोर्ट जो है ऑर्डर देगा, डायरेक्ट द पर्सन टू रिलीज इमीडिएटली, एकदम इमीडिएट इफेक्ट से जो है उसको बाहर किया जाए जेल से। ठीक है, आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल अनलॉफुल डिटेंशन की। कब हम कहेंगे कि ये बंदा जो है अनलॉफुली डिटेन किया गया है? तो अगर हो सकता है कि नॉट डन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीजर, किसी को जेल में डालने का जो प्रोसीजर होता है, डिटेन करने का जो प्रोसीजर होता है, अगर उस प्रोसीजर को नहीं अपनाया गया है तो वो अनलॉफुल डिटेंशन के अकॉर्डिंग आएगा। और अगर डिटेन करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कोर्ट में पेश नहीं किया गया, मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया, तो वो भी अनलॉफुल डिटेंशन होगी। अगर पर्सन जो है इसलिए उसको डिटेन कर दिया गया है पर उसने कोई किसी लॉ को वायलेट ही नहीं किया है और फिर भी उसको डिटेन किया गया, तो वो भी अनलॉफुल डिटेंशन होगी। लॉ दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई ऐसा कानून जो गैर संवैधानिक है, तो वो भी फिर आपकी अनलॉफुल डिटेंशन के तहत आएगी। ठीक है, ये कारण थे। और जो ये जो रिट है, इसको जो व्यक्ति जिसको डिटेन किया गया है, जिसको जेल में डाला गया है, वो खुद भी इसको फाइल कर सकता है या उसके कोई रिलेटिव्स भी उसके बिहाफ से उसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिट जो है पब्लिक अथॉरिटी या किसी पब्लिक अथॉरिटी जैसे कोई
कोई बॉडी हो गई, जैसे कोई डिपार्टमेंट होगा गवर्नमेंट का या कुछ भी, ठीक है, एक जो अथॉरिटी होती है उसके खिलाफ भी इसको किया जा सकता है और किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ भी इस रिट को इशू किया जा सकता है। तो ये था आपका पहला। और दूसरा आता है आपका मैंडेमस। अब मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस का लिटरल जो मीनिंग होता है वी होता है वीक कमांड, वो होता है वीक कमांड, ठीक है। तो अगर कोई कोर्ट या कोई बॉडी या कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसको जो काम सौंपा गया है लेकिन उस काम को वो अपने ढंग से नहीं निभा रहा है, ठीक है, उस अथॉरिटी को उस ड्यूटी को वो ढंग से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ढंग से नहीं अपने काम को कर रहे हैं, तो कोर्ट जो है उनको एक रिट इशू करेगा जिसमें वो उन्हें कहेगा कि आप अपना काम ढंग से करिए, नहीं तो आपको इस तरह की लॉ के अकॉर्डिंग सजा भी हो सकती है। तो जो रिट इस तरह के कामों को करवाने के लिए इशू किया जाता है कोर्ट द्वारा, उसको हम कहते हैं मैंडेमस, ठीक है। वी कमांड की अपनी कमांड रखिए, अपना काम करिए, ठीक है। इट कैन बी इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिशियल, को भी पब्लिक बॉडी होगी, पब्लिक ऑफिसर होगा, उसके खिलाफ किया जा सकता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन, ट्राइब्यूनल, इंफीरियर कोर्ट, गवर्नमेंट, किसी के भी तहत इसको जो है किसी को भी इसको इशू किया जा सकता है। और इशू किसे नहीं किया जा सकता ये हम देखते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए कोर्ट नहीं कर सकता। प्राइवेट उनका खुद का होता है, वो काम करें या ना करें, ठीक है, उसके हम नहीं कह सकते कि आप ये काम करिए, कोई किसको नहीं कह सकता, ठीक है। और प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स और वर्किंग चीफ जस्टिस, इनके खिलाफ जो है, अब आप वर्किंग चीफ जस्टिस जो होगा उसको नहीं कह सकते कि आप अपना काम करिए, प्रेसिडेंट को आप नहीं कह सकते क्योंकि एक बहुत ही ऊंची पोस्ट है, और आप गवर्नर ऑफ स्टेट्स को भी नहीं कह सकते कि आप अपना काम करिए, ठीक है। आप इनके तहत इसको मैंडेमस को नहीं इशू कर सकते। फर्दर अगर हम डिस्कस करें ये कब कब इशू नहीं कर सकते इनको, द ड्यूटी इज क्वेश्चन इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। ऐसी ड्यूटी जहां पर उसकी अपनी मर्जी हो, मुझे ये काम करना है या ना करना है, और मैंडेटरी नहीं हो, इतना जरूरी वो काम ना हो, तो मैंडेमस वहां पर नहीं किया जा सकता इशू। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी फंक्शन, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गैर कानून, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, सॉरी गैर कानून नहीं, जो नॉन स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के अकॉर्डिंग उसको काम को नहीं बनाया गया है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी इन्वॉल्व्स राइट्स ऑफ प्योरली प्राइवेट नेचर, कोई भी प्राइवेट कार्य तो उसके लिए मैंडेमस नहीं किया जा सकता। वेयर सच डायरेक्शन इन्वॉल्व्स वायलेशन ऑफ एन लॉ, अगर मैंडेमस आप इशू कर देते हैं और उससे किसी लॉ की वायलेशन हो रही है तो वहां पर भी आप मैंडेमस इशू नहीं कर सकते। रिट पिटीशन सीकिंग मैंडेमस मस्ट बी फाइल्ड बाय द पर्सन हु हैज एन इंटरेस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी बाय द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। तो ये थे कुछ सर्कमस्टांसेस जब आप इनको इशू नहीं कर सकते। तो जो तीसरा आपका आता है रिट, वो है क्यू वारंटो, ठीक है। तो क्यू वारंटो जो होता है इसका लिटरल मीनिंग होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, ठीक है। कोर्ट आपसे पूछेगा कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप किस अथॉरिटी के तहत, जो आपने मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में बैठा है, तो कोर्ट अगर आपसे आपको क्यू वारंटो इशू करता है तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप इस ऑफिस को होल्ड कर सकते हो, क्या आपने वो क्वालिफिकेशन डन करी है कि आप इस ऑफिस को होल्ड करने के लायक हो। तो इस तरह के जब आपको रिट दिया जाता है तो उसको आप क्यू वारंटो कहते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी इशूड विद रिस्पेक्ट टू अ प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस के बंदे को आप नहीं पूछ सकते कि आप ने वो क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करी है या नहीं करी है, ठीक है। सिर्फ ये गवर्नमेंट के लिए ही इशू होगा, ठीक है। होता है कई बार कि कई व्यक्ति होते हैं वो ऑफिस में बैठ गए होते हैं लेकिन वो उस ऑफिस को होल्ड करने के लायक नहीं होते, लेकिन ना ही उनकी क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, और किसी गलत तरीके से या कुछ भी भ्रष्टाचार करके वो उस ऑफिस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस ऑफिस को होल्ड करने की उनकी अथॉरिटी नहीं होती है, वो उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है फिर अगर कोई दूसरा बंदा केस कर दे कि इसने जो है वो क्वालिफिकेशन डन नहीं करी है और ये गलत तरीके से इस ऑफिस पर में बैठा है, तो फिर कोर्ट आपको क्यू वारंटो जो है इशू कर सकता है, ठीक है। और जो चौथा आपका रिट है वो है सर्टियोरेरी, और सर्टियोरेरी का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होता है सर्टिफाई। कई बार क्या होता है कि जो छोटे कोर्ट होते हैं या ट्राइब्यूनल होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ इस तरह से फैसला सुना देते हैं या कुछ इस तरह से ऑर्डर दे देते हैं जो उनकी अथॉरिटी से बाहर होते हैं, या कुछ इस तरह से काम कर देते हैं जो उनकी अथॉरिटी में नहीं आता है, ठीक है। मतलब अपनी जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनको एक लाइन दी गई है कि इस लाइन तक आप फैसले सुना सकते हैं, वो कई बार क्या करते हैं उस लाइन से ऊपर चले जाते हैं और अपने अथॉरिटी से बढ़कर फैसला दे देते हैं। तो इस तरह के, और जो वो फैसला होता है वो कई बार गलत भी होता है, मतलब अनलॉफुली होता है, मतलब वो
लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसमें मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई बार जो है जो हायर कोर्ट होते हैं जैसे हाई कोर्ट या आपके सुप्रीम कोर्ट होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है कि उनको सर्टियोरी और इशू करनी पड़ती है कि आप अपनी अथॉरिटी से आगे बढ़ रहे हैं और आप इसको इशू नहीं कर सकते थे। तो ठीक है, उस टाइम क्या होता है, फिर जो हायर कोर्ट होते हैं वो उस केस को खुद ले लेते हैं, ठीक है। और उस जो उनका ऑर्डर होता है उसको फिर खत्म भी कर सकते हैं, वो फिर ऑर्डर उनका मान्य नहीं होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर अगर ये रिट ना हो तो जो छोटे कोर्ट होंगे तो जो उनका दिल करे वो उस तरह के फैसले सुना सकते हैं, ठीक है, जो उनकी अथॉरिटी में नहीं भी आते होंगे। तो ये रिट है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटे कोर्ट होते हैं वो अपनी अथॉरिटी में रहकर ही काम करते हैं। आई होप आपको सर्टियोरी समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, आगे पांचवा है प्रोहिबिशन। पांचवा है प्रोहिबिशन। A writ of prohibition is issued by a court to prohibit the lower courts, tribunal and other quasi-judicial authorities from doing something beyond their authority. It is issued to direct inactivity and thus differ from mandamus which direct activity। ठीक है, ये भी प्रोहिबिशन की सर्टियोरी की तरह है कि जो हायर कोर्ट होते हैं वो आपके छोटे कोर्टों को पूछते हैं कि आपने जो है अपनी अथॉरिटी से बाहर बढ़कर आपने फैसला दिया है, तो वो उनको प्रोहिबिट करता है, उनको रोकता है, उनके जो फैसले होते हैं उनको खत्म करता है, ठीक है। तो ये थे प्रोहिबिशन। तो ये थे 5 रिट जिनकी हमने आज डिस्कस करी। तो आगे देखते हैं हु कैन फाइल अ रिट पिटीशन। कौन रिट पिटीशन फाइल कर सकता है? अ रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन हुज फंडामेंटल राइट हैव बीन इन्फ्रिंज्ड बाय द स्टेट। जिसके फंडामेंटल राइट टूटे हैं, जिनके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, वो रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के थ्रू एनी public spirited person may file a writ petition in the interest of the general public even if his own fundamental right has not been infringed। किसी के अगर फंडामेंटल राइट का हनन नहीं भी हुआ है और अगर वो समाज सेवी है, अगर पब्लिक की सेवा करना चाहता है, तो उनके बिहाफ से वो भी रिट पिटीशन जो है फाइल कर सकता है। Where can a writ petition be filed? कहाँ पर रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है? Under Article 32, a writ petition can be filed in the Supreme Court. The Supreme Court can issue a writ only if the petitioner can prove that fundamental right has been infringed। ध्यान रहे, Article 32 के अकॉर्डिंग जो रिट है वो सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो सिर्फ रिट आपको फंडामेंटल राइट अगर आपके ब्रीच हुए हैं तभी आप रिट जो है इशू कर सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरे केसों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट जो है फंडामेंटल राइट के ब्रीच होने पर ही इशू कर सकता है। और अगर आपको वो पिटीशन फाइल करनी है तो आपको ये पहले प्रूव करना पड़ेगा कि सच में आपके फंडामेंटल राइट जो है ब्रीच हुए हैं। अंडर आर्टिकल 226 अ रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड बिफोर एनी हाई कोर्ट। 226 आर्टिकल 226 के तहत आप रिट पिटीशन हाई कोर्ट में भी डाल सकते हो। और किस हाई कोर्ट में? जिस स्टेट के आप हो या जिस स्टेट में आपके फंडामेंटल राइट या कुछ आपके साथ दूसरा इलीगल कार्य हुए हैं, उस स्टेट में ही आप सिर्फ रिट फाइल कर सकते हो। द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू अ रिट इज मच वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जो रिट इशू करने की पावर होती है वो हाई कोर्ट के पास ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के केस में तो रिट इशू कर ही सकता है, साथ साथ ही वो अगर दूसरे कोई केस होते हैं उनमें भी आपकी रिट इशू कर सकता है। लेकिन जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वो सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच होने के लिए ही रिट इशू कर सकता है, ठीक है। द हाई कोर्ट may grant a writ for the enforcement of fundamental right or for any other purpose such as violation of any statutory duty by a statutory authority. Thus, a writ petition filed before a Supreme Court can be filed against a private person too। ठीक है, जो रिट पिटीशन है वो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी इशू की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। देखिए, आगे बात करें, अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट के पास जाएं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी रिट जो है डाल सकते हैं। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स रिट्स जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो रिट्स हैं, जो कोर्ट्स के आदेश होते हैं, क्या रिट होते हैं, क्या इनका यूज होता है, कब ये इशू किए जाते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ खामी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको अगली वीडियो में ठीक करने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।